बीटीवी न्यूज के प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड डोर एंड हार्डवेयर, हरिमंगलम लॉन के सामने, गोंदिया रोड, बालाघाट। नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बालाघाट जिला चिकित्सालय में मचा हड़कंप। चिकित्सालय में मौजूद महिला निकली कोरोना पॉजिटिव। जिला पोषण पुनर्वास केंद्र में बच्चे के साथ थी महिला। 2 दिनों से जिला पोषण पुनर्वास केंद्र में मौजूद रही महिला। पहले दिन थी बुखार की शिकायत, निकली पॉजिटिव। महिला के संपर्क में आए अन्य 6 बच्चे और 6 मां। जिला चिकित्सालय में रैपिड किट न होने से हो रही है परेशानी। जिले से महाराष्ट्र आने जाने वाली बस सेवाएं होगी बंद। 20 मार्च से थम जाएंगे बसों के पहिए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया निर्णय। निजी वाहनों को लेकर नहीं है कोई आदेश। कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती ने ली प्रेस वार्ता। बालाघाट जबलपुर के बीच चलने वाली एक एक्सप्रेस ट्रेन का नाम अवंती एक्सप्रेस रखने की मांग। प्रधानमंत्री और रेल मंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन। पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा सरकार पर बोला हमला। और अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र राज्य के बाद प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण से जहां पूरे राज्य में कोविड संक्रमण को रोकने शासन तैयारी कर रहा है, तो वहीं बालाघाट जिले में कोविड संक्रमण से जुड़ा नया मामला प्रकाश में आया है, जिसके बाद जिले के शहीद भगत सिंह जिला चिकित्सालय में हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है। जानकारी के अनुसार जिला चिकित्सालय के जिला पोषण पुनर्वास केंद्र में अपने कुपोषित बच्चे के साथ मौजूद एक मां की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद पूरा जिला चिकित्सालय प्रबंधन सख्ती में है। जानकारी के अनुसार 2 दिन पूर्व रामपायली क्षेत्र से एक कुपोषित बच्चे को जिला चिकित्सालय मैब ने जिला पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती किया था, जहां बच्चे की मां को हल्का बुखार होने पर उसका कोरोना सैंपल लिया गया और सैंपल को जबलपुर आईसीएमआर लैब भेजा गया था, जहां आज उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि इस दौरान महिला और उसका पुत्र दोनों साथ में ही जिला पोषण पुनर्वास केंद्र में रही, जबकि महिला के संपर्क में जिला पोषण पुनर्वास केंद्र में एक वार्ड में भर्ती 6 बच्चे और 6 मां आई है। इधर रामपायली निवासी महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने पर जिला चिकित्सालय में जिला पोषण पुनर्वास केंद्र में हड़कंप की स्थिति देखी गई। तत्काल ही पॉजिटिव महिला को जिला पोषण पुनर्वास केंद्र कक्ष से बाहर किया गया और पूरे वार्ड को सैनिटाइज करने की कार्यवाही की गई। इसके अलावा अब महिला के बच्चे सहित महिला के संपर्क में आने वाली 12 लोगों को भी कोरोना सैंपल लेकर उन्हें जबलपुर लैब भेजा जा रहा है। वहीं महिला का स्वास्थ्य ठीक होने के चलते उसे होम आइसोलेशन में रखा गया है। बता दें कि वर्तमान में जिला चिकित्सालय में कोरोना को जांचने के लिए रैपिड किट उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते जिला प्रशासन कोरोना सैंपल एकत्रित कर उन्हें जबलपुर के आईसीएमआर लैब में भेज रहा है, जिसके चलते सैंपल की रिपोर्ट आने में 2 दिनों का वक्त लग रहा है। यही कारण रहा कि कोरोना पॉजिटिव महिला 2 दिनों से जिला चिकित्सालय में घूमती रही, लेकिन रिपोर्ट न होने पर जिला चिकित्सालय प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। बहरहाल अब अन्य सैंपलों की रिपोर्ट का इंतजार अस्पताल प्रबंधन कर रहा है। मामले में जिला चिकित्सालय के जिला पोषण पुनर्वास केंद्र अधिकारी डॉक्टर आशुतोष बांगरे ने बताया कि रामपायली से जिला पोषण पुनर्वास केंद्र में बच्चे को लेकर पहुंची महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद उसे होम आइसोलेशन में भेज दिया गया है। पहले दिन महिला ने बुखार की शिकायत की थी, जिसके तहत उसे दवाइयां उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन अब पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद कोरोना नियमों के तहत उसका उपचार किया जा रहा है।
एनआरसी में एक एनआरसी न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर, जहाँ पर कुपोषित बच्चे या जिन बच्चों का वजन कम करता है उनका एडमिशन होता है। रामपाली से आई हुई ये बच्ची थी, तो एक प्रोटोकॉल रहता है, अभी कोविड इतना सिनेरियो चल रहा है, तो कोई भी बच्चा या मदर एनआरसी में एडमिट होता है तो उसके पहले उसका कोविड टेस्ट होता है। तो उस मदर का कोविड टेस्ट हुआ था, तो उसमें वो मदर कोविड पॉजिटिव आई थी। अब अभी एक्चुअली क्या रैपिड एंटीजन किट हमारे पास अभी गवर्नमेंट से सप्लाई में नहीं आ रही थी, तो उसका RT-PCR टेस्ट हुआ था, जिसकी रिपोर्ट 2 दिन बाद आती है। लेकिन उसको एडमिशन ले लेते हैं, तब तक हम लोग पूरे प्रोटोकॉल और प्रिकॉशन के साथ उनको आइसोलेशन वगैरह में, मतलब हर बेड के साथ अलग अलग रखते हैं। और वो महिला जो पॉजिटिव आई थी उसको थोड़ा सा हल्के से फीवर के सिम्टम्स थे, अदरवाइज़ और कोई दूसरे सिम्टम्स नहीं थे, तो साथ में उसको तुरंत भी हमने मेडिसिन स्टार्ट करा दी थी। लेकिन जैसे ही पता चला कि वो महिला कोविड पॉजिटिव आई हुई है, तो हमने बच्चे की भी जांच और महिला की तो जांच हो चुकी थी, तो उसको किट कोविड के लिए जो किट होती है वो प्रदान कर दी गई है। और साथ में उसको अन्य दूसरे सिम्टम्स नहीं थे और उसका SpO2 और बाकी पैरामीटर्स बिल्कुल नॉर्मल थे, तो उसको होम आइसोलेशन के लिए सलाह दी थी। और साथ में जो एनआरसी में बाकी बच्चे भी थे और उनके साथ में जो माताएँ थी, क्योंकि 12 बच्चे इस वक्त भर्ती थे, दोनों अलग अलग रूम्स होते हैं वहाँ पर भर्ती थे, तो 6 लोग तो अलग ही थे, लेकिन जो उस महिला के थोड़े भी संपर्क में आए उनकी हमने रिपीट, और उन बच्चों की सबकी रिपीट कोरोना जांच के लिए भी कहा है, और उनकी जांच भी हो जाएगी, और बाकी जो निर्देश हैं वैसे हम पालन करेंगे। और सर वो बच्चे की भी रिपोर्ट क्या पॉजिटिव आई है? नहीं, बच्चे की रिपोर्ट नहीं पॉजिटिव आई है, महिला की ही रिपोर्ट पॉजिटिव है। और बच्चों को कोई सिम्टम्स भी नहीं थे। बच्चों को बीच में मतलब कुपोषण के कारण हमने एनआरसी में भर्ती करा था, और उसका कुपोषण में जैसे F75 डाइट और 100 डाइट और जो न्यूट्रिशन हम उस सेंटर में देते हैं वो प्रोवाइड कर रहे थे। और दोनों माँ और बच्चे को ऐसे कोई दूसरे सिम्टम्स नहीं थे। पहले दिन जब माँ आई थी तब उसने हल्की सी फीवर की कंप्लेन करी थी, तो हमने फीवर के लिए उसको पैरासिटामोल एंटीबायोटिक स्टार्ट कराई थी और साथ में टेस्ट कराया था। टेस्ट जैसे ही पॉजिटिव आया उसके बाद कोविड जो किट अपने को गवर्नमेंट सप्लाई में आती है वो उसको प्रोवाइड कर दी गई है, और साथ में उसको होम आइसोलेशन की सलाह दी गई है। साथ में जैसे DCC करके हमारा कोविड कमांड सेंटर भी होता है, जिसमें उसके नंबर पे और हम चर्चा करते हैं, फॉलोअप लेते हैं, तो वो भी उसका किया जाएगा। चर्चा के दौरान जिला पोषण पुनर्वास केंद्र अधिकारी डॉक्टर आशुतोष बांगरे ने कहा कि ऐसे मामलों के लिए रैपिड किट होना आवश्यक है, जिसके तहत तत्काल ही रैपिड किट के माध्यम से मरीजों की जांच हो जाती है। आज ही शासन के द्वारा रैपिड किट उपलब्ध कराई है, जिसके बाद मरीजों के रैपिड टेस्ट किए जाएंगे। लगता है सर कि रैपिड टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है? रैपिड टेस्ट होना भी ज़रूरी है। कई बार ऐसा रहता है कि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको मतलब हाई ग्रेड फीवर रहता है और कोई इमरजेंसी रहती है, किसी को ट्रैवलिंग भी जाना रहता है, आजकल उसमें भी कोविड टेस्ट और ये सब होना ज़रूरी है। पर अभी शासन के पास रैपिड किट उतनी अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अभी वापस आज रैपिड टेस्ट आए हैं, तो हम लोग वापस से कुछ पेशेंट्स रहेंगे, कुछ लोग का रैपिड किट चालू है। बीच में कुछ ऐसा स्लैक हो गया था कि 5-6 दिन के लिए रैपिड टेस्ट अवेलेबल नहीं थे, इसलिए हम उन्हें उनका RT-PCR टेस्ट भेजा हुआ था। लेकिन अभी आज ही रैपिड टेस्ट वापस गवर्नमेंट में और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अवेलेबल हो गए हैं, तो हम फिर से उनका रैपिड टेस्ट चालू कर देंगे। इधर 20 मार्च से मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र से आने जाने वाली यात्री बसों पर प्रतिबंध रहेगा। निजी वाहनों के आवागमन पर फिलहाल रोक नहीं है। यह निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार देर शाम मंत्रालय में हुई कोरोना की समीक्षा बैठक में लिया, जबकि 19 मार्च को आयोजित की गई बैठक में भोपाल, इंदौर और जबलपुर में 21 मार्च को टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया है, जबकि 31 मार्च तक सभी स्कूल कॉलेज भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि गुरुवार की रात्रि में आयोजित की गई कोरोना समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा, मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक मानी जा रही है। महाराष्ट्र में कोरोना की विस्फोटक स्थिति है, जिसके कारण मध्य प्रदेश के हालात बिगड़े हैं। ऐसे में यात्री बसों के आवागमन पर रोक लगाई जा रही है। उन्होंने महाराष्ट्र की सीमा से लगे जिलों के प्रशासन को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में 8वीं तक के स्कूलों को 1 अप्रैल से खोले जाने को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक में बताया कि अगले 1.5 माह तक कोरोना के केस बढ़ते रहने की संभावना है। संक्रमण दर भी बढ़ रही है। इधर 20 मार्च से जिले में गोंदिया सहित नागपुर जाने और आने वाली बसों के बंद होने से जनता में हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है। ज्ञात हो कि वर्तमान में रेल सेवा भी 2 ही स्पेशल ट्रेन गोंदिया और नागपुर तक चल रही है। ऐसे में यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल 20 मार्च से महाराष्ट्र जाने और आने वाली बसों को बंद करने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश प्राप्त हो चुके हैं।
19 मार्च को कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती ने पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अनेक विषयों पर केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार को घेरते हुए जमकर सरकार की कार्यप्रणालियों की आलोचना की। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से जबलपुर बालाघाट ब्रॉडगेज रेल लाइन में एक एक्सप्रेस ट्रेन का नाम अमर शहीद अवंती एक्सप्रेस रखने की मांग की। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती ने कहा कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम अमर शहीद थी वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी। वीरांगना के नाम पर मध्य प्रदेश में जबलपुर बालाघाट ब्रॉडगेज रेल लाइन पर चलने वाली एक एक्सप्रेस ट्रेन का नाम अमर शहीद अवंती एक्सप्रेस रखा जाए। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उनके द्वारा प्रधानमंत्री और केंद्रीय रेल मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा है। उन्होंने बताया कि जबलपुर बालाघाट ब्रॉडगेज रेल लाइन का कार्य पूर्ण हो चुका है। इस रेल लाइन का निर्माण उस क्षेत्र में हुआ है जो सन 1857 की आज़ादी के आंदोलन की प्रणेता अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी की जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों रहा है। अमर शहीद रानी अवंतीबाई लोधी जी का जन्म ग्राम मनखेड़ी, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश में हुआ था। यह गांव सिवनी एवं जबलपुर जिले की सीमा पर था, जो अब नर्मदा नदी पर बनाए गए बरगी बांध के जल ग्रहण क्षेत्र में डूब चुका है। आजादी के आंदोलन में अपना सर्वस्व अर्पण करने वाली अमर शहीद रानी अवंतीबाई लोधी के अतुल्य योगदान एवं जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने मध्य प्रदेश की एक बड़ी जल परियोजना का नाम रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना रखा, जो रानी अवंतीबाई लोधी को सच्ची श्रद्धांजलि एवं समस्त मध्य प्रदेश वासियों के लिए गर्व की बात है। अब पुनः हमें एक अवसर प्राप्त हुआ है जब हम उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि पर चलने वाली एक एक्सप्रेस ट्रेन का नाम अमर शहीद अवंती एक्सप्रेस रखवाने की पहल करके उनके बलिदान दिवस पर अपने अंतःकरण से श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। सर्वप्रथम तो ये कि कल 20 मार्च है, वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी का बलिदान दिवस है। मैं उनको श्रद्धा से नमन करते हुए आपको ये बताना चाहती हूँ कि जबलपुर बालाघाट ब्रॉडगेज रेल लाइन का कार्य पूर्ण हो चुका है और इस रेल लाइन का निर्माण उस क्षेत्र में हुआ है जहाँ जो कि सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रणेता वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी की जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों रहा है। मनखेड़ी ग्राम जिला सिवनी की वो रहने वाली थी, वहाँ उनका जन्म हुआ और ये गाँव जबलपुर और सिवनी की सीमा पर स्थित था, जो कि अब बरगी पर बनाए गए बांध के जलग्रहण क्षेत्र में डूब चुका है। तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने उस समय पर मध्य प्रदेश की एक बड़ी जल परियोजना का नाम वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के नाम से रखा था, जिसका नाम वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना था और ये एक उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि थी। साथ ही साथ ये मध्य प्रदेश के लोगों के लिए गर्व की बात थी। अब एक बार पुनः हमें ये अवसर प्राप्त हुआ है कि हम वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की जन्मभूमि और कर्मभूमि पर चलने वाली कम से कम एक एक्सप्रेस ट्रेन का नाम अमर शहीद अवंती एक्सप्रेस रखवाने की पहल करके रानी अवंतीबाई लोधी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें और बालाघाट जबलपुर के लोगों की मनोभावनाओं, जन भावनाओं के मनोवेग को एक ज्ञापन के माध्यम से मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के रेल मंत्री पीयूष गोयल जी तक हम ज्ञापन के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। साथ ही वार्ता के दौरान साधना भारती ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जाति धर्म के नाम पर केवल वोट बटोरने की राजनीति करती है। भाजपा देश के अमर शहीदों को भी जाति और धर्म की चश्मे से देखती है। भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं घोषणा करने के बावजूद भी अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी के नाम से एटा में मेडिकल कॉलेज का नाम नहीं रखा है। भाजपा केवल वोट बटोरने के लिए पिछड़ी जातियों का इस्तेमाल करती है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में अमर शहीद किसान गुलाब सिंह लोधी जी की एक नहीं दो प्रतिमाएं भाजपा की योगी पुलिस ने कैद कर रखी हैं। हिंदूवाद का दम भरने वाले उन्नाव के भाजपा सांसद साक्षी महाराज अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी जी की प्रतिमाओं के अपमान पर मौन हैं। आखिर भाजपा देश पर कुर्बान होने वाले अमर शहीदों का अपमान क्यों करा रही है? और इन्हीं प्रश्नों को लेते हुए अगर मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करें तो बालाघाट के अंदर अभी ओवरब्रिज को लेकर बड़ा हो हल्ला मचाया जा रहा है और भाजपा के लोगों के द्वारा इस तरह से प्रदर्शित किया जा रहा है जैसे कि ओवरब्रिज बन गए हों। और लेकिन सच्चाई ये है कि ना तो कोई बजट उसके लिए दिया गया है, ना ही कोई तैयारी है। तो ये सिर्फ घोषणा वीरों की सरकार यहाँ पर चल रही है और ये जो सरकार वर्तमान में है वो लोकतंत्र की हत्या करके बनाई गई सरकार है। लोकतंत्र को लूटतंत्र बनाने का अभियान भाजपा द्वारा चलाया गया और उसके बाद लोकतंत्र को लूटतंत्र में बदलकर इस सरकार को बनाया गया। वार्ता के दौरान 20 मार्च को होने वाले कांग्रेस लोकतंत्र सम्मान दिवस की जानकारी भी दी गई। वार्ता के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत, ब्लॉक अध्यक्ष श्याम पंजवानी, पूर्व विधायक मधु भगत सहित अन्य कांग्रेसी जन मौजूद रहे।
कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए आमजन को बिना मास्क लगाए घर से बाहर न निकलने व शारीरिक दूरी के नियम का पालन करने की लगातार सलाह दी जा रही है। बावजूद इसके लोग नियमों को दरकिनार कर रहे हैं, जिसके चलते ही जिला प्रशासन को सख्ती बरतनी पड़ रही है और इसी सख्ती के तहत नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। बिना मास्क के सार्वजनिक स्थलों पर घूमने वालों पर कार्यवाही के लिए रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान नगर के हनुमान चौक, काली पुतली चौक और रानी अवंतीबाई चौक पर पुलिस विभाग के द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में शुक्रवार को तहसीलदार रामबाबू देवांगन व नगर पुलिस अधीक्षक कर्णिक श्रीवास्तव, नगरपालिका सीएमओ सतीश मटसेनिया के नेतृत्व में नगरपालिका के राजस्व अमले के दल द्वारा बालाघाट नगरीय क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर की गई कार्यवाही में बिना मास्क लगाए घूमने वाले 125 लोगों से 8,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है। इस दौरान तहसीलदार रामबाबू देवांगन ने बताया कि नागरिकों से लगातार कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण की गंभीरता को समझते हुए घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए आमजन को बिना मास्क लगाए घर से बाहर न निकलने व शारीरिक दूरी के नियम का पालन करने की लगातार सलाह दी जा रही है। बावजूद इसके लोग नियमों को दरकिनार कर रहे हैं, जिसके चलते ही जिला प्रशासन को सख्ती बरतनी पड़ रही है और इसी सख्ती के तहत नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि नागरिकों से लगातार कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण की गंभीरता को समझते हुए घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। हम मीडिया से अपील करते हैं, पुलिस, जिला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन लगातार अपने स्तर पर प्रशासनिक कार्रवाई कर रही है और मीडिया के बंधुओं से हम लोग अपील करते हैं कि लोगों तक हमारी बात पहुंचाएं। जागरूकता बहुत ज़रूरी है। प्रशासन ठीक है, चालानी कार्रवाई करता है और लोगों को समझाता भी है, पर मीडिया के बंधु भी इसमें बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं और एक कैंपेन आप लोग चला सकते हैं अपने समाचार पत्र चैनल के माध्यम से कि लोग प्रशासन की मदद करें और जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगा कर निकलें। 50 रुपये 100 रुपये चालान की राशि देने में किसी को कोई हर्जा नहीं होता। हम उनको पहले समझाते हैं कि भैया 50 रुपये 100 रुपये लेना कोई बड़ी बात नहीं है या देना कोई बड़ी बात नहीं है। आदमी के अंदर ये जागरूकता आनी चाहिए कि हम घर से निकलें तो हमारी सुरक्षा के लिए मास्क लगाएं और शहर में जाएं। तो ये आप मेरा अनुरोध है कि हमारी अपील को जनता तक पहुंचाएं और जनता इसमें सोच विचार करें। जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगा कर निकले और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। नगर पुलिस अधीक्षक कर्णिक श्रीवास्तव ने कहा कि कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके तहत रोको टोको अभियान को तेज किया गया है, जिसमें अलग अलग टीम बनाकर कार्यवाही की जा रही है। कोरोना के केसेस में जो अभी रिसेंटली बढ़ोतरी हुई है, उसके मद्देनज़र राज्य शासन द्वारा आदेश जो पारित किए गए हैं, उसके ही अनुसार कलेक्टर महोदय व एसपी महोदय द्वारा ये रोको टोको अभियान को विशेष तेज़ी दी गई है और उसके तहत 3 टीमें गठित करके शहर में हम हमारे द्वारा अलग अलग समय पर चालानी कार्रवाई और जागरूकता के रूप में मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जा रहा है। उसी के तहत ये चेकिंग जारी है। आगामी 22 मार्च को भाजपा किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी का पहली बार बालाघाट आगमन होने जा रहा है, जो कि सोमवार को जिला भाजपा कार्यालय प्रांगण में विशाल किसान कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। यह जानकारी शुक्रवार को आयोजित पत्रकार वार्ता के माध्यम से भाजपा किसान मोर्चे के प्रदेश सचिव निरंजन बिसेन ने पत्रकारों से साझा की। जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान जिला किसान मोर्चे के जिला अध्यक्ष निरंजन बिसेन, भाजपा महिला मोर्चे की पूर्व प्रदेशाध्यक्ष लता एलकर, जिला पंचायत प्रधान भारती पारधी, भाजपा किसान मोर्चे के जिला अध्यक्ष उमेश देशमुख सहित अन्य भाजपाई मौजूद रहे। वार्ता के दौरान भाजपा किसान मोर्चे की प्रदेश सचिव निरंजन बिसेन ने बताया कि किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी सिवनी से 22 मार्च की सुबह 9 बजे बालाघाट के लिए रवाना होंगे। कंजई पहुंचने पर चौधरी का वहां पर किसान मोर्चा व भाजपा व विविध मोर्चा के पदाधिकारियों द्वारा अगवानी कर स्वागत किया जाएगा। यहां से वे लालबर्रा सर्किट हाउस पहुंचेंगे और यहां पर भी इसी तरह से झामसिंह नागेश्वर के नेतृत्व में मंडल अध्यक्ष भाजपा व भाजपा किसान मोर्चा व विविध मोर्चा के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत अभिनंदन किया जाएगा। यहां से गर्रा पहुंचने पर भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर सहित सभी मोर्चा व भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा अगवानी कर स्वागत किया जाएगा। प्रदेशाध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी इसके बाद सीधे भाजपा जिला कार्यालय पहुंचेंगे, जहां पर स्वागत सत्कार किया जाएगा। तत्पश्चात प्रदेशाध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी जिला स्तरीय किसान कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे और कार्यकर्ता व किसानों से संवाद करेंगे और केंद्र तथा राज्य सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर प्रकाश डालेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य था
कि 22 मार्च 2021 दिन सोमवार को भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे के नवनियुक्त प्रदेश के अध्यक्ष श्री दर्शन सिंह चौधरी का आगमन हमारे बालाघाट जिले में होने जा रहा है। बालाघाट जिले में 12 बजे उनका आगमन कंजई में होगा। पहले कंजई में उनका स्वागत होगा, कंजई के बाद फिर लालबर्रा में उनका स्वागत होगा रेस्ट हाउस में, और उसके बाद में फिर उनको रैली के रूप में हम बालाघाट लाएंगे गर्रा चौक पे। गर्रा चौक में उनका भव्य स्वागत किया जाएगा और गर्रा चौक से फिर यहाँ उनको पार्टी कार्यालय में लाया जाएगा और पार्टी कार्यालय में किसान कार्यकर्ता सम्मेलन, एक भव्य किसान कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन पार्टी कार्यालय में रखा गया है। किसान कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे ज़िले के सभी प्रतिष्ठित कृषक, पार्टी के महत्वपूर्ण पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, सेवा सहकारी समिति के प्रतिनिधि, मार्केटिंग के प्रतिनिधि, कोऑपरेटिव बैंक के प्रतिनिधि, पूर्व प्रतिनिधि और किसान संगठनों के सब जो प्रतिनिधि हैं वो सब अपेक्षित रहेंगे। उनका प्रथम आगमन है दर्शन सिंह चौधरी जी का, इसलिए जानकारी आपको देनी थी। बताया गया कि किसान कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेशाध्यक्ष किसान मोर्चा के अलावा प्रदेश सरकार के आयुष व जल संसाधन राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे, पूर्व मंत्री व विधायक गौरीशंकर बिसेन उपस्थित रहेंगे व भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश भटेरी द्वारा अध्यक्षता की जाएगी। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।